बच्चों अभी तक अपन ने जीएसटी के अंदर ये पढ़ा है कि 5 कंडीशन पूरी होने पे क्या लगता है, जीएसटी। कंडीशन नंबर 1 होता है गुड्स होना चाहिए और सर्विस होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 होता है उसकी क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 3 होता है कि सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। और कंडीशन नंबर 4 होता है कि जो सप्लायर है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए जिसका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से क्या ज़्यादा होना चाहिए, और वो सप्लाई नॉट एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये पांचों कंडीशन क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो फिर बताओ क्या लगता है, जीएसटी। ये जीएसटी लगेगा। पहली कंडीशन है गुड्स और सर्विस होना चाहिए। गुड्स किसे कहते हैं, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, और कोई भी ग्रास या थिंग जो लैंड से क्या है, अटैच है, और जिसको अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट हम सेपरेटली क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन इन मनी एंड ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विस है। एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, इनको क्या माना है, गुड्स। जब आप एक्शनेबल क्लेम के बारे में आगे जाएंगे, शेड्यूल 3 पढ़ेंगे, तो एक्शनेबल क्लेम जो होता है वो गुड्स तो है बट सप्लाई नहीं है। केवल 3 चीज़ें एक्शनेबल क्लेम सप्लाई है, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। फिर हमने पढ़ा सर्विस किसे कहते हैं, जो गुड्स नहीं है बच्चों, वो क्या है, सर्विस है, ट्रांजैक्शन मनी और सिक्योरिटी को छोड़कर। तो 2 चीज़ें ऐसी है जो गुड्स और सर्विस दोनों नहीं है, एक तो ट्रांजैक्शन मनी और एक ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। फर्दर ट्रांजैक्शन मनी क्या होता है, जब करेंसी की एक फॉर्म का अगर करेंसी की अनदर फॉर्म में चेंज हो जाए, या जैसे डॉलर का रुपीज़ में चेंज हो जाए, या डिनोमिनेशन में क्या हो जाए चेंज, 100 रुपये का नोट क्या 20 रुपये के नोट में चेंज हो जाए, या आपने किसी को लोन दिया, तो इनको तो क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन मनी। इनको सप्लाई नहीं मानते, इनको गुड्स या सर्विस नहीं मानते, बट इनके ऊपर जो क्या लिया जाता है, कंसिडरेशन, बैंक चार्ज, उनको क्या मानते हैं, कंसिडरेशन, उनको सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। उसके अलावा बच्चों गुड्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए। एक आपको पता है जब आप अगली कंडीशन पढ़ोगे तो वहाँ उसकी क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कंसिडरेशन किसे कहते हैं, किसी भी गुड्स और सर्विस के रेस्पेक्ट में कैश मिले या काइंड मिले, आज मिले या कल मिले, रिसिपेंट से मिले या रिसिपेंट के बिहाफ से किसी और से मिले, उसको कंसिडरेशन माना जाएगा। कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी, कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी। अगर आपने किसी को कोई गुड्स और सर्विस की सप्लाई की, सामने वाला आपके लिए कोई एक्ट कर दे या एक्ट छोड़ दे, एक्ट करने या छोड़ने की जो क्या होती है, वैल्यू होती है बच्चों, उसको भी क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। फर्दर अगर आपको कोई डिपॉजिट मिलती है, अगर डिपॉजिट रिफंडेबल है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगी। अगर डिपॉजिट सर्विस की वैल्यू से क्या होती है, एडजस्ट, तो वो कंसिडरेशन का क्या होती है बच्चों, पार्ट होती है। हाउएवर अगर आपको गवर्नमेंट से कोई कंसिडरेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, तो उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो बच्चों ये हमारी पहली कंडीशन थी। आपको इसमें गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों हम बोलते हैं उसकी क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। सप्लाई होने के लिए बच्चों सेक्शन 7(1)(a), एक कौन सा AA, एक कौन सा B, एक कौन सा C, एक सेक्शन कौन सा 7(1)(a), ठीक है, एक आया कौन सा बच्चों, सेक्शन 7(2) क्या A, सेक्शन 7(2) क्या B, सेक्शन 7(3) क्या A और सेक्शन 7(3)B। और इसके साथ हमको बच्चों 3 शेड्यूल पढ़ने होते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और क्या, शेड्यूल 3। और एक सेक्शन आता है 8A और 8B, मीनिंग ऑफ सप्लाई। अगर आप सेक्शन 7(1)(a) पढ़ेंगे तो ये बोलता है कि इनको सप्लाई मानते हैं, ये बोलता है इनको सप्लाई नहीं मानते, तो ये बोलता है सप्लाई मानते हैं और ये सप्लाई नहीं मानते। और अगर सप्लाई है तो वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की, बच्चों वो ये बताएगा। अब किनको सप्लाई नहीं मानते वो यहाँ पे बता रखा है। बच्चों सप्लाई होने के लिए अगर हम बात करते हैं तो सप्लाई किसे कहते हैं, नंबर 1 सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, आपने कोई एसेट को किसी को डिस्पोज ऑफ किया इन द कोर्स ऑफ क्या, बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब है बिजनेस की कोई भी एसेट्स जो आप यूज करते हैं फॉर कंसिडरेशन। तो सप्लाई होने के लिए आपने कोई एक्टिविटी की है, बिजनेस होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन। अगर इनमें से एक भी चीज मिस है तो सप्लाई नहीं मानते। लेकिन बच्चों 7(1) भी एक ऐसा केस बताता है जहां एक्टिविटी भी है और कंसिडरेशन भी है बट बिजनेस नहीं है, तो भी इसको हम क्या मानते हैं, सप्लाई मानते हैं। फर्दर बिजनेस होने के लिए एक्टिविटी होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 ऐसी घटनाएं बताता है जहां एक्टिविटी भी थी और क्या था, बिजनेस भी था बट कंसिडरेशन नहीं था, तो भी क्या मानेंगे, सप्लाई। और शेड्यूल 1 के अंदर 4 ऐसे केस होते हैं जहां विदाउट कंसिडरेशन भी हम क्या मानते हैं, सप्लाई मानते हैं।
पहला केस था, शेड्यूल 1 का पहला केस था, अगर आप अपनी बिजनेस एसेट को परमानेंटली क्या कर देते हो, ट्रांसफर। अगर खरीदते समय आपने क्या ली थी, आईटीसी, खरीदते समय क्या ली थी, आईटीसी, तो उसको सप्लाई मानते हैं। दूसरा केस था, अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को क्या करते हैं, सप्लाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इवन विदाउट, तो भी सप्लाई मानेंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जीएसटी में क्या माना है, रिलेटेड माना है। लेकिन अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फाइनेंशियल में अगर 50,000 रुपये तक का गिफ्ट देता है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। उसी तरह से अगर एक प्रिंसिपल अपने क्या एजेंट को, या एजेंट अपने किसको, प्रिंसिपल को अगर क्या करता है बच्चों, सप्लाई, इवन विदाउट कंसिडरेशन बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्या, बिजनेस, उसको भी क्या मानेंगे, सप्लाई। एक होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आपने किसी सर्विस का क्या किया है, इंपोर्ट, अगर कंसिडरेशन है तो 7(1)(b लगेगा, अगर कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फॉर बिजनेस, अगर ये तीनों बातें हो जाए इवन विदाउट क्या, कंसिडरेशन, तो भी क्या मानेंगे, सप्लाई। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर कंसिडरेशन है तो 7(1)(b लगाएंगे, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हमको यहाँ तीन चीजें देखनी पड़ती है, क्या कि अगर रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, बिजनेस के लिए लिया है, और इंपोर्टर विदाउट कंसिडरेशन, तो भी हम इसको क्या मानेंगे, सप्लाई। इसके अलावा शेड्यूल 3 आपको बताता है कि हम इनको सप्लाई नहीं मानेंगे। एक तो सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा किन किन को सप्लाई नहीं मानेंगे, अगर है ना, अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई सेवा दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ये कोर्ट वगैरह जो होते हैं, ये जो कोर्ट जो जजमेंट देते हैं, इनकी सेवाओं को भी सप्लाई नहीं मानेंगे। एमएलए एमपी की सेवाओं को भी सप्लाई नहीं मानेंगे। ऐसे लोग जिनको किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या मिली हुई है, कोई पोस्ट, उनकी सप्लाई को भी सप्लाई नहीं मानेंगे। ऐसी बॉडी और स्टैब्लिशमेंट जिसको गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, उस बॉडी के जो चेयरपर्सन डायरेक्टर वगैरह होते हैं, उनकी सेवाओं को भी सप्लाई नहीं मानेंगे। ये मॉर्चरी सेवाएं होती है, फंडल वगैरह सेवाएं होती है, इनको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर आपने कंप्लीटेड लैंड या बिल्डिंग को क्या किया है, सप्लाई किया है, तो भी इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को दिया है तो उसको सप्लाई को क्या मानेंगे, सर्विस। एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं बट वो सप्लाई नहीं होते, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग को छोड़कर। अगर एक गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में क्या हो रहा है, सप्लाई, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर गुड्स वेयर हाउस में पड़ा है और वेयर हाउस की वेयर हाउस में क्या हो रहा है, सप्लाई, उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर गुड्स होम कंजम्पशन को क्लियर करवाने से पहले अगर उसकी क्या हो रही है, सप्लाई, तो भी उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर मान लो शेड्यूल 1 या शेड्यूल क्या 3 के हिसाब से वो सप्लाई है, तो शेड्यूल 2 बताता है बच्चों कि वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की। अगर बच्चों जहां ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है इमीडिएट या फ्यूचर में, तो उसको क्या बोलेंगे, गुड्स की सप्लाई। जहां ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, उसको क्या बोलेंगे, सर्विस की सप्लाई। लैंड और बिल्डिंग को अगर हम बेचते हैं तो सप्लाई नहीं होती, लेकिन अगर लैंड और बिल्डिंग को हम रेंट पे देते हैं तो उसको सप्लाई ऑफ क्या बोलते हैं, सर्विस। अगर जॉब वर्कर का जो काम है उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई असेट जो बिजनेस असेट का पार्ट है उसको आप परमानेंटली किसी को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो बताओ उसको सप्लाई ऑफ क्या बोलते हैं, गुड्स। अगर टेम्पररी करते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर बिजनेस का कोई क्या है, स्टॉक है, क्या बच्चों, या कोई असेट्स और हम बिजनेस बंद कर देते हैं तो हमारे पास जो अनसोल्ड क्या बची हुई है, असेट्स, उसको हम सप्लाई ऑफ क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे माता की बात सबको क्लियर है। अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या देते हो, किराए पे, तो उसको सप्लाई ऑफ क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप आईपीआर राइट किसी को यूज करने का अधिकार देते हो या ट्रांसफर करते हो तो उसको सप्लाई ऑफ क्या बोलते हैं, सर्विस। आपके लिए किसी ने कोई प्रोग्रामिंग या डिजाइनिंग की है, वेबसाइट डेवलप वगैरह की है, तो क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप किसी को गुड्स को यूज करने का अधिकार देते हो तो क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप किसी के लिए कोई एक्ट कर दो या छोड़ दो, या मान लो आपने कोई एडवांस मनी फॉरफिट किया या नॉन टॉलरेंस की एक्टिविटी की, तो बताइए उन चीजों को क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट जहां सप्लाई ऑफ गुड्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिंगल प्राइस पे होता है, तो उस केस के अंदर बताओ उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। रेस्टोरेंट की सेवाओं को क्या बोलते हैं। एक क्लब अगर मेंबर को कोई गुड्स की सप्लाई करता है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते थे बच्चों। ये क्लॉज हट गया, ये क्लॉज हट गया क्योंकि गलत था। इसकी जगह एक नया अमेंडमेंट आ गया, कौन सा बच्चों, 7(1) कौन सा, AA। क्या आ गया बच्चों, 7(1) AA। और सेक्शन 7(1) बोलता है एक क्लब अपने मेंबर को अगर सप्लाई करता है तो उसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। यहां तक की बात सबको क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो मैंने बताइए, तो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्रीटिव मेड फॉर क्या, कंसिडरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्या, बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको सप्लाई मानेंगे। उसके बाद अगर एक क्लब अपने मेंबर्स को क्या करता है, सप्लाई, उसको सप्लाई मानेंगे। 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, चाहे बिजनेस हो या ना हो तो भी क्या मानेंगे, सप्लाई। सी देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 विल बी ट्रीटेड सप्लाई इवन विदाउट परमानेंट ट्रांसफर, डिस्पोजल बिजनेस एसेट्स, है ना, रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, प्रिंसिपल एजेंट को, और क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यहां तक की बात सबको क्लियर है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इनको सप्लाई नहीं मानते।
अगर गवर्नमेंट आर्टिकल 243 जी या डब्ल्यू में नोटिफाइड फंक्शंस करती है तो उनको सप्लाई नहीं मानते, ठीक है। अगर सप्लाई है तो वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की। ऐसे डिस्प्यूट जिनको शेड्यूल 2 में बता रखा है उनके लिए तो वहां ही जाएगा, जिनके लिए शेड्यूल 2 में बता, गवर्नमेंट किसी भी चीज को नोटिफिकेशन इशू करके बता सकती है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई सिंगल प्राइस पे की जाती, क्या बोला मैंने, और दोनों का जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या है, अलग अलग है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई। अगर कंपोजिट सप्लाई है तो दोनों प्रोडक्ट पे जो मेन प्रोडक्ट था उसकी रेट लगेगी, अगर वो तो दोनों प्रोडक्ट में जो तो वो वाली रेट लगेगी। समझ गए बच्चों। इस तरह से अपन ने 2 कंडीशन बड़ी, कौन सी, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।